हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है दोस्तों प्राचीन इतिहास से सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे पहले मैंने कई टॉपिक लिए हैं जैसे जाति प्रथा, गोत्र प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो सती प्रथा की आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि सती प्रथा क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक वीडियो देखेगा क्योंकि इसके बाद हम पर्दा प्रथा भी इसी में देखेंगे और नियोग विधि क्या थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा बता देते हैं सती प्रथा। सती प्रथा सीधे या आम भाषा में बोले कि जिसका पति मर गया हो, ठीक है दोस्तों, तो उसी के साथ, ठीक है, उसकी पत्नी को भी जला देते थे या चिता पर लेटा देते थे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रथा को क्या कहते थे? सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो यह आम बोलचाल की भाषा में सीधा एक वाक्य में बताया गया है कि सती प्रथा इस चीज़ को कहते हैं, इस व्यवस्था को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखते हैं हम सती प्रथा के बारे में। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, हमारा टॉपिक है सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ। चलिए पढ़ते हैं। वैदिक साहित्य के अंग, ठीक है, वैदिक साहित्य का अंग क्या है? अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, वैदिक साहित्य का अंग अथर्ववेद से पता चलता है कि इस समय पुरातन सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी। ठीक है दोस्तों, तो सती प्रथा की औपचारिकता पूरी करने के लिए क्या करती थी? पत्नी अपने पति के साथ चिता पर लेटती थी, जहाँ से उसके संबंधी उसे उठाने के लिए आग्रह करते थे। ठीक है दोस्तों, पत्नी पति के चिता पर लेट रही है और जो सगे संबंधी में क्या कर रहे हैं? उसे आग्रह कर रहे हैं कि चिता पर मत जाओ, वापस आ जाओ। ठीक है दोस्तों, तो उठने के लिए क्या कर रहे हैं? सगे संबंधी आग्रह कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक समाज में सती प्रथा प्रचलित नहीं थी तथा विधवा विवाह द्वारा स्त्री पुनः अपना घर बसाती थी। बौद्ध साहित्य भी इससे अनभिज्ञ लगता है। ठीक है दोस्तों, मतलब बौद्ध साहित्य में भी मतलब इससे अलग नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, तो मतलब जो ये है ना, सती प्रथा का प्रचलन वैदिक काल में नहीं था या वैदिक समाज में नहीं था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं अब। तो जब वैदिक समाज में नहीं था तो चलिए आगे देखिए अब। मेगस्थनीज और कौटिल्य दोनों ही इसका उल्लेख नहीं करते। ठीक है दोस्तों, ना तो मेगस्थनीज ने इसका उल्लेख किया ना कौटिल्य ने किया। ठीक है दोस्तों, उल्लेख नहीं करते हैं। धार्मिक सूत्रों तथा प्रारंभिक स्मृतियों से भी सती प्रथा के प्रचलित होने का संकेत नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, जो शुरुआत की स्मृतियाँ थी, ठीक है, उनसे भी सती प्रथा का क्या नहीं पता चलता है? प्रचलित होने का कोई संकेत, इशारा या कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, इस प्रकार यह स्पष्ट है कि चतुर्थ शती ईसा पूर्व तक सती प्रथा का प्रचलन भारतीय समाज में नहीं था। ठीक है दोस्तों, मतलब कि चतुर्थ शती ईसा पूर्व, ठीक है दोस्तों, मतलब कि चौथी चतुर्थ, ठीक है, शती ईसा पूर्व, ठीक है, तो मतलब चौथी ईसा पूर्व तक इसका कोई भी प्रचलन नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। भारतीय समाज में, ठीक है, भारतीय समाज में सती प्रथा का प्रचलन चतुर्थ शती ईसा पूर्व के बाद किसी समय हुआ होगा। रामायण के मूल उत्तरकांड में वेदवती की माता के सती होने का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, कहाँ मिलता है उल्लेख? देखिए अब, रामायण के मूल उत्तरकांड में वेदवती की माता के, ठीक है, सती होने का उल्लेख मिलता है। महाभारत में पांडु की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी माद्री सती हो गई। ठीक है दोस्तों, देखिए रामायण में भी और महाभारत में भी। चतुर्थ शती ईस्वी के लगभग जब पुराणों का वर्तमान स्वरूप निर्धारित हो रहा था, सती प्रथा समाज में आधार प्राप्त कर रही थी। ठीक है दोस्तों, आधार प्राप्त मतलब कि बस रही थी, मतलब कि पनप रही थी सती प्रथा समाज में। ठीक है दोस्तों, कब? जब चतुर्शती ईस्वी के लगभग, जब पुराणों का वर्तमान स्वरूप निर्धारित हो रहा था। ठीक है, जो अभी स्वरूप है ये जब बन रहा था, ठीक है, उसी समय समाज में क्या हो रहा था? सती प्रथा अपना बेस बना रही थी, आधार बना रही थी, मतलब समाज में जम रही थी। ठीक है दोस्तों, फैल रही थी। चलिए आगे देखते हैं। सती प्रथा का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख यूनानी डियोडोरस द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? यूनानी डियोडोरस द्वारा। ठीक है, कब? 350
16 ईसा पूर्व का। ठीक है, जब हिंदू योद्धा केटियस एंटीगोनस के विरुद्ध ईरान में युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ध्यान दिए, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ। सती प्रथा का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख कहाँ मिल रहा है? यूनानी डियोडोरस द्वारा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है? 316 ईस्वी ईसा पूर्व। ठीक है, कहा है जब हिंदू योद्धा केटियस एंटीगोनस के विरुद्ध, ठीक है, ईरान में, कहाँ से हो रहा था ये युद्ध? ईरान में। ठीक है, और केटियस और एंटीगोनस के बीच, ठीक है, का युद्ध हुआ तो वीरगति को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब तो उसकी बड़ी पत्नी तो जो गर्भवती थी सती नहीं हुई। ठीक है दोस्तों, देखिए उसकी 2 पत्नी होगी या ज़्यादा होगी। जो बड़ी पत्नी थी वो गर्भवती थी, वो सती नहीं हुई, किंतु उसकी छोटी पत्नी सती हो गई। ठीक है दोस्तों, उसकी छोटी पत्नी सती हो गई। कौन? किसकी? केटियस। ठीक है, हिंदू योद्धा केटियस। और किसके द्वारा मारा गया है? एंटीगोनस। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बड़ी पत्नी गर्भवती थी इसलिए वो सती नहीं हुई। ठीक है, छोटी पत्नी सती हो गई। यूनानी लेखक देश के कुछ भागों में सती प्रथा का उल्लेख करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यूनानी लेखक क्या करते हैं? सती प्रथा का उल्लेख करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। स्ट्रेबो तक्षशिला की स्त्रियों एवं पंजाब की कट जाति में, ठीक है, कट जाति में सती प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख करता है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेबो कहाँ करता है? एक तो तक्षशिला की स्त्रियों, ठीक है, और पंजाब की कट जाति में सती प्रथा के प्रचलित होने का क्या कर रहा है? उल्लेख कर रहा है। ठीक है, लिख रहा है। चतुर्थ शती ईस्वी के लगभग यह प्रथा लोकप्रियता प्राप्त करने लगी। वासयन, भास, कालिदास, शूद्र जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों, देखिए किन किन ने? वासयन ने, भास ने, कालिदास ने, शूद्र ने, ठीक है, जैसे लेखकों ने इसका उल्लेख किया। ठीक है दोस्तों, और ये लोकप्रिय भी होने लगी थी। ठीक है, चतुर्शती ईस्वी के लगभग। अब देखिए दोस्तों, हमने बताया था कालिदास की नाटक बहुत फेमस है और वह हमने इसकी रचना भी बताई है, वीडियो भी डाल रखी है। ठीक है दोस्तों, तो आप जाकर देख लिया कालिदास के बारे में। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेख प्रमाण गुप्त काल का है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए प्रथम अभिलेख प्रमाण किस काल का है? गुप्त काल का है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? 510 ईस्वी के एरण लेख से पता चलता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का मित्र गोपराज होणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ठीक है दोस्तों, और उसकी पत्नी अग्नि में जल मरी थी। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहला उसका अभिलेख मिला है दोस्तों, एरण अभिलेख मिला है, जिससे पता लगता है कि गुप्त नरेश भानुगुप्त का एक मित्र था गोपराज। ठीक है, और वो हुणों के विरुद्ध क्या कर रहा था? युद्ध लड़ रहा था। तो युद्ध में वो मारा गया और उसकी पत्नी अग्नि में जलकर मर गई। ठीक है, मतलब कहने का है कि सती हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। हर्षचरित से पता चलता है, ठीक है दोस्तों, हर्षचरित से पता चलता है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु के पूर्व ही सती हो गई थी। ठीक है दोस्तों, देखिए ये हर्षवर्धन का भाई है प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती अपने पति की मृत्यु के पूर्व ही सती हो गई थी। नेपाल की रानी राज्यवती के भी सती होने का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसके? नेपाल की रानी राज्यवती का भी सती होने का उल्लेख मिलता है। कुछ लेखकों व भाष्यकारों ने इस प्रथा का कड़ा विरोध किया। ठीक है दोस्तों, महाकवि बाणभट्ट इसका विरोध करते हुए इसे महान मूर्खतापूर्ण कार्य बताया जिसका कोई फल नहीं होता। यह आत्महत्या के समान है। ठीक है दोस्तों, आत्महत्या के समान किसने बताया? बाणभट्ट ने। मेघातिथि भी इसे आत्महत्या मानते हैं, स्त्रियों के लिए निषिद्ध बताते हैं। ठीक है दोस्तों, मेघातिथि भी इसे आत्महत्या बताया है और महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए क्या बताया है? मना करते हैं, निषिद्ध बताते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। देवान भट्ट का विचार है कि सती होना विधवा के ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा अधिक जघन्य होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें क्या बताया कि सती होना विधवा के ब्रह्मचारी रहने की अपेक्षा अधिक जघन्य होता है। चलिए आगे देखते हैं। 7वीं सदी के बाद स्मृतिकारों ने इस प्रथा का समर्थन किया। ठीक है दोस्तों, 7वीं सदी के बाद इसका क्या किया? स्मृतिकारों ने इस प्रथा का समर्थन किया। अंगिरस ने विधान किया कि विधवा के लिए सती होना ही एकमात्र धार्मिक विकल्प है।
कैसा विकल्प है? धार्मिक विकल्प है। ठीक है दोस्तों, विधवा के लिए। हारीत के अनुसार सती व्रत के द्वारा पत्नी अपने पति को जघन्य पापों से भी मुक्त दिलाती है तथा दोनों स्वर्ग में 3.5 करोड़ वर्ष तक सुखपूर्व निवास करते हैं। कितने? 3.5 करोड़ वर्ष तक सुखपूर्व निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। कश्मीर में इसका विशेष प्रचार प्रसार हुआ। कलहण की राज तरंगिणी व कथा सरित सागर में सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, कलहण की राज तरंगिणी में और कथा सरित सागर में सती प्रथा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, दक्षिण भारत में यह प्रथा अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय रही। दक्षिण भारत में, ठीक है दोस्तों, लोकप्रिय कम रही। सती प्रथा का प्रचलन प्रारंभ से क्षत्रिय कुल में हुआ। ठीक है, तो कौन से कुल में हुआ? क्षत्रिय कुल में। पद्म पुराण में स्पष्टतः इस प्रथा को ब्राह्मण परिवारों के लिए निषिद्ध बताया गया। ठीक है दोस्तों, किन परिवारों के लिए? जो ब्राह्मण परिवार के थे। ठीक है दोस्तों, उनके लिए निषिद्ध बताया गया। ठीक है, मतलब मना है उनके लिए। चलिए अगला आगे देखते हैं अब। तो दोस्तों हमने देख लिया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे कैसे सती प्रथा शुरू हुई, उसके क्या अभिलेख मिले। ठीक है, कहाँ उदाहरण मिलता है, कौन सी पुस्तकें हैं वो। ठीक है, ये सब हमने जान लिया। ठीक है दोस्तों, और कैसे कैसे सती प्रथा का विकास होता गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं विधवा की दशा व पर्दा प्रथा। ठीक है दोस्तों, विधवा की दशा और पर्दा प्रथा। ठीक है, तो नियोग की प्रथा 5वीं सदी के लगभग बंद हो गई। पुराणों में इसे कलिवर्ज्य कहा गया। ठीक है दोस्तों, कलिवर्ज्य कहा। नारद व पाराशर 5 विशेष परिस्थितियों। ठीक है दोस्तों, देखिए 5 विशेष परिस्थितियों में बताते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक तो जब पति मर जाता है, दूसरा पता न लगने पर पति कहाँ है, सन्यासी होने पर जब पति सन्यासी हो जाता है, चौथा नपुंसक हो जाता है नपुंसक होने पर, और 5वां पतित हो जाने पर। ठीक है, मतलब उसका पति का पतन हो जाने पर। तो पत्नी को पुनर्विवाह की अनुमति देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पुनर्विवाह किन कंडीशन में कर सकते हैं? इन 5 कंडीशन में कर सकते हैं। किन के अनुसार? नारद और पाराशर। ठीक है, नारद और पाराशर 5 विशेषीय परिस्थितियाँ बताते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आगे चलिए अब और देखते हैं। विष्णु, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति पुत्रहीन मृतक पति के उत्तराधिकार में विधवा को पूरी संपत्ति की स्वामिनी मानने के पक्ष में थे, किंतु बोधायन, मनु, नारद, कात्यायन इसके विरुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोबारा पढ़ते हैं। विष्णु, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति पुत्रहीन मृतक पति के उत्तराधिकार में विधवा को पूरी संपत्ति के स्वामी मानने के पक्ष में थे। ठीक है दोस्तों, किंतु बोधायन, मनु, नारद, कात्यायन इसके विरुद्ध थे। ठीक है, मतलब यदि पति मर जाता है तो और उसका कोई पुत्र भी नहीं है तो जो उसका उत्तराधिकार होगा किस कौन होगा? उसकी संपत्ति का मालिक? विधवा। ठीक है, उसकी पत्नी। लेकिन कौन नहीं मानने थे? बोधायन, मनु, नारद, ये कात्यायन आदि हैं इसके विरोध में थे। ठीक है, ये सब मानन थे। ठीक है, कि ऐसा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। पर्दा प्रथा का, ठीक है, पर्दा प्रथा का प्राचीनतम उल्लेख महाकाव्यों के वर्तमान संस्करणों लगभग 1000 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, 1000 ईसा पूर्व में प्राप्त होता है। भास के नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, किसके? भास के नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है। प्रतिमा नाटक में सीता को पर्दा में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, प्रतिमा नाटकम है एक, उसमें सीता को पर्दा में दिखाया गया है। सवपन बाल दत्ता में पद्मावती विवाह के पूर्व पर्दा धारण नहीं करती, किंतु विवाह के बाद वह पर्दा में रहना पसंद करती है। ठीक है दोस्तों, कौन? पद्मावती। चलिए आगे देखते हैं। हर्षकृत नागानंद से पता चलता है कि विवाह के पश्चात स्त्रियां पर्दों में या पर्दे में रहती थी। भवभूति तथा माँ की रचनाओं में से भी पर्दा के प्रचलित होने की सूचना मिलती है। ठीक है दोस्तों, किसके? भवभूति और माँ की रचनाओं से। ठीक है, तो पर्दा प्रथा पहले से चली आ रही है। ठीक है, सांची और अजंता की चित्रकारियों से पर्दा प्रथा की कोई सूचना नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, कहाँ से? सांची और अजंता की चित्रकारियों से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए। फाहियान, हेनसांग तथा इत्सिंग जैसे चीनी यात्री इस प्रथा का उल्लेख नहीं करते हैं। 11वीं सदी या शती की रचना कथा सरित सागर में रतन प्रभा नामक स्त्री को हम स्पष्ट शब्दों में इस प्रथा का विरोध करते पाते हैं। ठीक है दोस्तों, किस महिला ने किया है विरोध? रतन प्रभा। ठीक है, नामक स्त्री को हम
स्पष्ट शब्दों में इस प्रथा का विरोध करते हुए पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पर्दा प्रथा का रतन परभा नामक स्त्री ने किया। ठीक है, पर्दा प्रथा का विरोध। ठीक है दोस्तों, और कौन सी ये रचना है? ये कथा सरित सागर में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। राजतरंगिणी से भी पर्दा प्रथा के प्रचलन की सूचना नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो राजतरंगिणी से भी पर्दा प्रथा की सूचना नहीं मिलती है। ठीक है दोस्तों, अतः स्पष्ट है कि 12वीं सदी के पूर्व हिंदू समाज में पर्दों की प्रथा का व्यापक रूप से प्रचलन नहीं था। ठीक है दोस्तों, वस्तुतः इसका प्रचलन इसके बाद ही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आपने यहाँ पर देखा, पर्दा प्रथा भी देख लिया। ठीक है दोस्तों, और सती प्रथा। ठीक है दोस्तों, तो आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, हमने इसके जो रेफरेंस है वे कहाँ कहाँ से हैं मैं भी बताया, कब प्रारंभ हुआ, क्या स्रोत थे। ठीक है दोस्तों, किसने माना है, किसने नहीं माना है। ठीक है, कहाँ कहाँ से ये कैसे क्रम चला। ठीक है दोस्तों, कर्मिक क्रम हमने बताया, पर्दा प्रथा का भी और सती प्रथा का भी। ठीक है दोस्तों, कि कुछ ने सही माना, कुछ ने गलत माना। ठीक है दोस्तों, और पर्दा प्रथा को भी ऐसे ही। ठीक है, तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज बस इतना ही। चलिए, नमस्कार।